हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक बार फिर हलचल तेज है। वजह है दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज। लेकिन ये कोई साधारण खोज नहीं, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो पिछले 385 वर्षों से बौद्ध परंपरा में चलती आ रही है। लेकिन अब इस पर भी चीन की लाल निगाहें टिक चुकी हैं। 6 जुलाई को 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो अपने जन्मदिन से पहले एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं, जिसमें 100 से ज्यादा बौद्ध धर्मगुरु दुनिया भर से शामिल हो रही हैं। चर्चा ऐसी बात की है कि अगला दलाई लामा कौन होगा, लेकिन इस पवित्र परंपरा में अब घुसपैठ कर रहा है कम्युनिस्ट चीन, जो हर आत्मा को पहचानने वाली चेतना को भी अपनी सत्ता से कुचलना चाहता है। याद रखिए, यही चीन है जिसने 1960 में तिब्बत पर हमला बोला, बौद्ध संस्कृति को रौंद डाला और दलाई लामा को निर्वासित कर दिया। भारत ने मानवीयता दिखाई और उन्हें धर्मशाला में शरण दी, जहां आज भी निर्वासित सरकार चल रही है। लेकिन अब ड्रैगन को डर सता रहा है कि अगर दलाई लामा की उत्तराधिकारी भारत में खोजी गई तो उसका झूठा वन चाइना का दावा ध्वस्त हो जाएगा। चीन कहता है कि दलाई लामा की नियुक्ति बीजिंग तय करेगा। क्या अब आत्मा की कम्युनिस्ट पार्टी से आदेश लेगी? क्या बौद्धों की आस्था को लाल किताब से चलाया जाएगा? धर्मशाला की बैठक भले ही गोपनीय हो, लेकिन इसका संदेश स्पष्ट है कि तिब्बत स्वतंत्र सोचता है, स्वतंत्र जीना चाहता है और भारत की भूमि से सत्य की आवाज उठा रहा है। अब सवाल यह है कि भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम में तिब्बती अस्मिता की रक्षा में स्पष्ट रुख अपनाएगी। क्या 2026 में चीन अपने पैड प्रोजेक्ट दलाई लामा को दुनिया में थोपेगा? क्या वैश्विक बौद्ध समुदाय इस छल को स्वीकार करेगा? ये सिर्फ एक धार्मिक उत्तराधिकारी की चर्चा नहीं, ये भारत की धरती पर एक ऐसे युद्ध की आहट है जहां आत्मा की स्वतंत्रता को सत्ता की बेड़ियों से बांधने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर भारत की ताकत ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर दिखाई गई राफेल की ताकत का असर अब सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं रहा, बल्कि अब इसकी गूंज यूरोप तक पहुंच गई है। और नतीजा ये है कि अब पुर्तगाल भी भारत की राफेल की मारक क्षमता का कायल हो गया है। फ्रांस की प्रतिष्ठित फाइटर जेट निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने खुद पुष्टि की है कि पुर्तगाल से राफेल की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। कंपनी के सीईओ ने फ्रेंच सीनेट में बयान देते हुए संभावित डील का संकेत दिया, और ये सब हुआ भारत की राफेल तैनाती और ऑपरेशनल पराक्रम के बाद। जरा याद कीजिए कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने हवा में दहशत, जमीन पर तबाही और दुश्मन के सिस्टम में अंधेरा कर दिया था। भारत के आकाश में जब राफेल गरजा तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम थरथरा गई। यही कारण है कि अब यूरोपीय देश भी अमेरिकी हथियारों से भरोसा तोड़कर भारतीय ऑपरेशनल अनुभव से प्रेरित होकर फ्रांसीसी राफेल की ओर रुख कर रहा है। पुर्तगाल, जो अब तक अमेरिका के F-16 पर निर्भर था, अब F-35 की जगह राफेल को प्राथमिकता देने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति पर अब भरोसा नहीं बचा है। जो देश भारत के साथ युद्धकालीन रणनीति साझा करता है, वो जान चुका है कि राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, एक एयर डोमिनेशन सिस्टम है। सिर्फ 1 मिनट में 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने वाला राफेल हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर, जमीन पर सटीक हमला करने वाली स्कैल्प और बंकर तोड़ देने वाली हैमर मिसाइल से लैस है। इसकी फायरिंग रेट 2500 राउंड प्रति मिनट है और इसका रडार 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। भारत ने जब राफेल को अपनाया था तब विपक्ष और कुछ मीडिया संस्थान इसे जरूरत से ज्यादा खर्च बता रही थी, लेकिन अब वही राफेल भारत की वायुसेना की रीढ़ बन चुका है और दुनिया इसे मान्यता दे रही है। तो क्या भारत की सामरिक नीति बनेगी ग्लोबल मॉडल? क्या अमेरिका का फाइटर जेट साम्राज्य अब डगमगाने लगा है? और सबसे अहम, पाकिस्तान को भारत के एक ऑपरेशन ने इतना हिला दिया कि उसकी हवा तक बंद हो गई है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है। मौलाना फजल उर रहमान, जो पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख हैं, उसने शहबाज शरीफ सरकार को खुली चेतावनी दे दी है और धमकी दी है कि हमारे लोग इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। बट्टाग्राम की एक रैली में फजल उर रहमान ने जिस लहजे में बयान दिया, वह न सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को उजागर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि कट्टरपंथ अब खुलेआम सत्ता के खिलाफ जिहाद छेड़ने की धमकी देने लगा है। मौलाना ने कहा कि हमारी ताकत का अंदाजा इस सरकार को नहीं है। 1 हफ्ते के भीतर इस्लामाबाद को घेर लेंगे। पहले भी उखाड़ फेंका था, अब भी उखाड़ देंगे।
रहमान ने पाकिस्तान की सरकार को गैरकानूनी बताते हुए 2024 के चुनावों को फर्जी करार दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सरकार अवैध है और सत्ता में बैठे लोग हमारी आंखों में आंख डालने की हैसियत नहीं रखते। और यही नहीं रुका, मौलाना ने आगे कहा कि अगर हमें रोका गया तो पाकिस्तान में जिहाद शुरू होगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक और खिलाफत आंदोलन की ओर बढ़ रहा है? क्या कट्टरपंथी ताकतें अब सीधे सत्ता से टकराने उतर आई हैं? और सबसे अहम, इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान की राह पर ले जाएगी? रैली के दौरान फजल उर रहमान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर पर भी तीखा हमला बोला और अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों पर खुलकर भड़ास निकाली। मौलाना ने कहा कि जिस अमेरिका ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, आज उसी के साथ हाथ मिलाया जा रहा है। ट्रंप जैसे लोग शांति के दुश्मन हैं। अगर ट्रंप है तो शांति नहीं है। यह बयान केवल पाकिस्तान की अस्थिरता की कहानी नहीं कहता, ये दिखाता है कि इस्लामी कट्टरपंथ किस तेजी से राजनीतिक रंग ले रहा है और आने वाले समय में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दक्षिण एशिया का संतुलन भी बिगड़ सकता है। भारत के लिए चेतावनी है कि सीमा पार सिर्फ नापाक इरादे ही नहीं, अब खुली बगावत और कट्टर सोच भी आकार ले रही है। पाकिस्तान की सड़कों पर फिर जिहाद की हुंकार गूंज रही है और सवाल ये भी है कि क्या इस बार इस्लामाबाद बचेगा या पाकिस्तान एक बार फिर खुद अपने हाथों से खुद को जला बैठेगा। तो सीधा रुख करेंगे गोरखपुर के एम्स की ओर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। तस्वीरें देखिए। थैंक यू सर। Every milestone achieved, every step forward is a reflection of collective vision, dedication and leadership. I now invite Executive Director of AIIMS Gorakhpur, Major General Dr. Vibha Datta, Sena Medal, to present the Institute report, an overview of journey and aspirations of AIIMS Gorakhpur. Respected Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor Srimati Anandiben Patel ji, Honorable Dynamic Chief Minister of UP Shri Yogi Adityanath ji, respected Srimati Anupriya Patel ji, Union Minister of State for Health and Family Welfare, Honorable Member of Parliament Shri Ravi Kishan ji, distinguished guests, public representatives, faculty members, guardians, and my dear students. I cordially welcome all of you for this historic occasion of the first convocation ceremony of AIIMS Gorakhpur. We AIIMSonians are extremely grateful to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, who has accepted our invite and took out time from her busy schedule for our historic first convocation ceremony. The esteemed presence of Governor Srimati Anandiben Patel ji, Honorable Chief Minister of UP Shri Yogi Adityanath ji, respected Srimati Anupriya Patel ji, Union Minister of State for Health and Family Welfare, and our Honorable Member of Parliament Shri Ravi Kishan ji. You all, your presence is a great source of inspiration and positivity to our All India Institute of Medical Sciences team at Gorakhpur. The dream of establishing second AIIMS in UP at Gorakhpur was envisioned by our dynamic Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji in 2016 to enable quality tertiary care to the people of Purvanchal in their near vicinity, with the aim to have a comprehensive center providing healthcare, teaching, training and research. The students MBBS first batch of 50 students started in early 2019, and the annual intake of these students was raised to 125 in the subsequent year 2020. Further, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji dedicated AIIMS Gorakhpur to the nation with starting of indoor and operation services in 2021. BSc and MSc nursing was started in 2022, and as an icing on the cake, post-graduation MD/MS courses were started in the institute in the year 2023. It is pertinent to point that the institute is running also doctoral courses in 4 subjects with effect from the year 2024.
Our aim is not only to impart knowledge and skill, but to groom the students as good human beings and good citizens of this country. To make students feel at home during their long academic journey away from their families, we foster a vibrant environment where sports, extracurricular activities and hobbies are actively encouraged. Despite our aims being raised in the third phase, in just 6 years, AIIMS Gorakhpur has slowly established a distinguished national identity. We are almost near to the first phase AIIMS institutions. AIIMS Gorakhpur is having about 4,000 OPD footfalls daily, and we have served more than 25 lakh patients since our inception. Currently, there are 30 fully functional departments and well-equipped nursing college, along with a 550-bedded hospital maintaining 80 to 90% occupancy. AIIMS Gorakhpur has the honor of treating over 50,000 plus indoor patients in our short span of 5 years, and we give intensive critical care to medical, surgical, respiratory, trauma, pediatric, and neonatal patients. AIIMS is running over 16 modular operation theaters where complex surgeries like advanced cancer surgeries, knee and hip replacement, endoscopy are regularly being performed. AIIMS Gorakhpur has the honor of performing over 10,500 surgeries, which comprises over 600 delicate joint replacements. AIIMS renders full lab and radiological investigations, including MRI, CT facilities, and well-equipped blood bank with components and plasma exchange transfusion facilities. Recently, we have started super specialty OPD services, and we aim to keep the complete super specialty coverage in almost all specialties in the coming years. We have active community health programs in rural and aspirational blocks and working with Vantagya Tribals at regular intervals. We train manpower for strengthening in healthcare through ECO e-Arogya program and rank among the top in the ABHA ID generation. There are about 5,000 plus Ayushman beneficiaries till date. The Institute has active HIS and e-office for smoothness and transparency. We also plan to develop a state-of-the-art research lab with skills lab and advanced training facilities soon. At AIIMS Gorakhpur, research on various subjects is being carried out with the support of ICMR, UNICEF, Bill and Melinda Gates Foundation for topics such as tuberculosis, cancer, and smoking. Respected Madam President, it is a matter of great pride for All India Institute of Medical Sciences here at Gorakhpur that our first batch graduates of MBBS, MSc Medical, and MSc Nursing are going to receive their degrees. And the bright minds are going to get medals today by your gracious hands. I assure you all, on behalf of the entire AIIMS Gorakhpur team, that we will strive tirelessly for the progress and elevate this institution to national and international acclaim. This institution is just not a hospital, but it is a living example of the hope and commitment to public services and an essential base for nurturing trained medical professionals for the Purvanchal. Today, the first MBBS, MSc Medical and MSc Nursing students are ready to fulfill AIIMS Gorakhpur's mission of delivering exemplary healthcare services to every citizen of the country. Our vision is to transform Purvanchal into an integrated model of health, education and research, an institution where technology, compassion and scientific inquiry converge. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. As a mark of our deepest respect and appreciation, we now proceed to felicitate our distinguished guests.
For this, I request President AIIMS Gorakhpur to felicitate Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. भारत से 5,250 किलोमीटर दूर सर्बिया की सड़कों पर बारूद बिछ चुका है। छात्र क्रांति ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। राजधानी बेलग्रेड में हजारों छात्रों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या एक और तख्ता पलट की पटकथा लिखी जा चुकी है। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, गृह युद्ध की आहट है। 8 महीने पहले एक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 1 नवंबर 2024 को नोवी साड शहर में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 16 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सरकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार और निकम्मेपन को लेकर जो गुस्सा पनपा, अब वह सीधे राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंच गया है। छात्र कह रहे हैं कि वुसिक को जाना ही होगा। विरोध अब केवल रेलवे हादसे तक सीमित नहीं है, यह आंदोलन बन चुका है सर्बिया की आजादी की दूसरी लड़ाई। एक तरफ छात्र, दूसरी ओर आंसू गैस, लाठियां, हथकड़ी और गोलियां। बेलग्रेड की सड़कों पर युद्ध जैसा माहौल है। प्रधानमंत्री मिलोस बुचेविच इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वुसिक अब भी जमे हुए हैं। क्या वो शेख हसीना की राह पर जा रही हैं या फिर पुतिन की तरह तानाशाही से अपने शासन को बचा लेंगे? सवाल यह भी है कि ये आग सिर्फ सर्बिया तक रुकेगी या यूरोप के अन्य देशों तक फैलेगी। प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हम शांति नहीं, न्याय चाहते हैं, और उनके हाथों में है तख्ता पलट के पोस्टर, आजादी के झंडे और तानाशाही विरोधी घोषणाएं। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक शांत समझा जाने वाला देश अब जल रहा है, कैसे छात्र किसी नेता को उसकी कुर्सी से हिला सकते हैं और कैसे जनता का आक्रोश तानाशाही के खम्भों को हिला देता है। भारत के लिए भी एक चेतावनी है कि जहां युवा ऊर्जा को अगर दबाया गया तो परिणाम विस्फोटक हो सकते हैं। इसलिए सर्बिया की छात्र क्रांति एक ग्लोबल उदाहरण बनती जा रही है कि जब छात्र उठ खड़े होते हैं तो सत्ता कांपने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या सर्बिया में राष्ट्रपति वुसिक की तख्ता पलट जल्द होने वाली है या सत्ता एक बार फिर लाठियों के बल पर टिकाई जाएगी? तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।